किसी भी दलित समाज के या पिछड़े वर्ग के या जो कमजोर थे, शूद्र जिसको कहते थे जी। वो कोई शूद्र भी किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर, चौकी पर, कुर्सी पर, खाट पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आता था तो जमीन पर बैठता था, चाहे उसकी हैसियत जितनी, नीचे बैठना पड़ता, उसकी हैसियत जितनी हो। तो मैं उस भारत का हूँ जिस भारत में पिछड़ी जाति, दलित को जाने दीजिए, पिछड़ी जाति में यादवों को भी बिहार, उत्तर प्रदेश और उस एरिया में जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था। बीपी सिंह जब ये प्रस्ताव किए तो उसके प्रस्ताव के विरोध में, आरक्षण के विरोध में कांग्रेस के तत्कालीन सदन के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी खड़ा होकर के 1 घंटा भाषण दिए कि आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए, इससे समाज में विकृति पैदा होगी। उन्होंने, उनका भाषण रिकॉर्ड है। कुछ लोगों का विचार कि जातीय जनगणना हो, लेकिन वो सरकार के आंकड़े के लिए प्रयोग किया जाए, सार्वजनिक नहीं किया जाए। नरेंद्र मोदी इस राय के नहीं थे। नरेंद्र मोदी चाहते थे जाति जनगणना हो, सार्वजनिक भी हो और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी हो। राहुल गांधी स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे कि आज अगर सचिव नहीं बने हैं, पिछड़ी जाति के लोग सचिव स्तर पर नहीं गए हैं, हम लोग पहले पूछते थे, उसके लिए दोषी कौन है, पापी कौन, मनुष्य उसका? मैं तो दोषी मान लेता हूं, आपकी बात को बड़ी कर देता हूं। मैं तो भविष्य की संभावना को लेकर जानना चाह रहा हूं, क्या भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि ओबीसी का युग आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी ज़रूरत ही क्यों है? वर्ण व्यवस्था बनी हुई क्यों है? आज़ादी के इतने वर्षों बाद संविधान में इन चीज़ों का कहीं जिक्र नहीं है। देश संविधान से चलाना है, वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? और हम इस प्रतीक्षा में थे तो, क्योंकि मुलायम सिंह समाजवादी उठा रहे थे, लालू यादव उठा रहे थे और कई पार्टियां उठा रही थी, लेकिन कांग्रेस मौन थी। जब उनके साथ आवाज मिला के कांग्रेस ने भी इस बात को तेजी किया, हिंदुस्तान में जब खूब प्रचारित किया और ये कहने लगी कि मोदी कभी नहीं कराएंगे, इस सरकार कभी नहीं कराएगी, जब हमारी नीयत पर शंका पैदा करने लगे तो मोदी ने कहा कि बाण चला दिया। नहीं, मोदी ने कहा यही उपयुक्त समय है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हुक्मदेव नारायण यादव, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित, उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से सम्मानित, जाने माने किसान नेता और सबसे बड़ी बात हम इन्हें नाम दें, एक अच्छे विचारक, एक अच्छे चिंतक। राष्ट्रहित में कई बार इनकी बातें आप सुनते रहे हैं, संसद में इनके भाषण आप सुनते रहे हैं। हम ताज़ा प्रसंग है जाति जनगणना का। पहले सरकार इनकार करती रही थी, अब सरकार ने हाँ भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख इस दिशा में सकारात्मक हुआ। पहले तो राहुल गांधी ये आवाज़ उठाते रहे थे, कांग्रेस के नेता ये आवाज़ उठाते रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जाति, समूह और वंश को जिस व्यक्ति ने नज़दीकी से देखा है, समझा है, जातीय उत्पीड़न को बहुत नज़दीक से अनुभव किया है, वैसे नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम हुक्मदेव नारायण यादव से इस विषय में चर्चा करेंगे। जातिगत जनगणना कितना उचित है, कितना अनुचित है, पहले क्यों इनकार, अब क्यों इकरार, सब विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हुक्मदेव जी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके सभी सहयोगियों का स्वागत है, आपके श्रोताओं का स्वागत है, इस देश के युवा वर्ग के लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी आपसे हम सीधे एक सवाल जातिगत जनगणना पर ही लेते हैं। जातिगत जनगणना क्यों इतनी जरूरी थी? जो विपक्ष ने भी मुखर होकर आवाज उठाई और सत्ता पक्ष भी अब जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुआ। इतनी जरूरी क्यों है जातिगत जनगणना? देखिए, सन 50 और 60 की दशक में एकमात्र संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और उसके नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने पिछड़े वर्ग की राजनीति को प्रारंभ किया। नहीं तो पिछड़ा वर्ग का नाम राजनीति में कहीं नहीं था। अनुसूचित जाति के ज़्यादा नाम लिए जाते थे,
डॉक्टर लोहिया ने पिछड़े वर्ग की राजनीति प्रारंभ की और पिछड़े वर्गों के अंदर चेतना जागृति ज़्यादा हुई। उसमें खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो भारत के हृदय प्रदेश थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सामाजिक चेतना जगाई, ये चेतना जगी पिछड़ा वर्ग। जी जी। राजनीति में पिछड़े वर्गों को भी हिस्सेदारी मिले, ये प्रसंग नहीं आता था। जब कभी आता था तो अनुसूचित जाति जनजाति की बात होती थी। डॉक्टर लोहिया ने इसको उठाया। उस समय हम लोग इसको उठा के कहते थे, हम कहें पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये प्रयास किया। हाँ, राजनीतिक मंच से, जी जी, राजनीतिक मंच पर पिछड़े वर्गों का एकीकरण हो, ध्रुवीकरण हो और पिछड़े वर्गों को भी राजनीति में सभी जगह उसके संख्या के अनुसार उचित हिस्सेदारी मिले, इसलिए नारा लगा था, डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हम उस समय ये नारा लगाते थे 50-60 की दशक में। और उस पिछड़ा माने में कोई पिछड़ी जाति नहीं थी। पिछड़ा में हम जोड़ते थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो ओबीसी, समाज के संपूर्ण महिला, समाज में संपूर्ण महिला, ऊंची जाति से लेके नीची जाति तक सब समाज की महिला, और धार्मिक अल्पसंख्यक में जो पिछड़ा है, जिसको आप नई बात कह रहे हैं, मतलब सामान्य वर्ग की कमजोर पिछड़ी जो महिला, जो शोषण जिसका हो रहा हो, वो भी पिछड़ी श्रेणी में आप मानते थे? मानते थे जी जी। और जो आज जिसको मुसलमान में पसमानदा मुसलमान कहते हैं, जी जी, तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा। तो ये ग्रुप हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सभी महिला और धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा। जी जी। इन पांचों को मिला के कहते थे कि इस मिलना चाहिए 100 में 60। कहाँ? राजनीति, व्यापार, पलटन और सरकारी नौकरी। राजनीति माने राजनीतिक दलों के संगठन में, जी जी, कार्य समिति से लेके पदाधिकारी तक में इन वर्ग को 100 में 60 स्थान मिले। जी। तो राजनीति, व्यापार, सरकार के द्वारा जो भी राजनीति में एमपी, एमएलए या निचले तक वो नहीं जोड़ेंगे, सब आ गया। राजनीति का मतलब सब आ गया जी। तो राजनीति के मतलब पंचायत से लेके और संसद तक कितना परसेंट निर्वाचित होना चाहिए? 60%। जी जी। इन पांचों को मिला के कम से कम 60, उससे अधिक हो तो फिर सरकारी नौकरी में मिले, व्यापार में मिले और पलटन में भी मिले, चारों चीजों में, सेना में, पलटन में। तो ये उस समय हम नारा लगाते थे जी। तो उस समय पिछड़ी जाति में भी जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे वो मिलते थे, तो हम लोगों को आके कहते थे, आप हम लोगों को मरवा रहे हैं, काहे भाई? तो हम लोग तो थोड़े हैं, इस नारा से ऊंची जाति वाले नाराज हो गए तो हम लोगों को बहुत तंग करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन के कारण ये परिवर्तन आया, उनमें चेतना आई। ये सही बात है। मतलब उस समय आवाज उठाने से भी पिछड़े वर्ग के लोग डरते थे। ये इसलिए कि उनके ऊपर जो सामाजिक शोषण था, सामाजिक शोषण, एक तो सामंतवाद, जमींदारी, और दूसरे सामाजिक बनावट के हिसाब से जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में भी बराबरी का दर्जा नहीं था, उसके कारण वो दबते थे। और हमारे समय में, उस दशक में, किसी भी दलित समाज के या पिछड़े वर्ग के जो कमजोर थे, शूद्र जिसको कहते थे जी, वो कोई शूद्र भी किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर, चौकी पर, कुर्सी पर, खाट पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आता था तो जमीन पर बैठता था, चाहे उसकी हैसियत जितनी, नीचे बैठना पड़ता था, उसकी हैसियत जितनी हो, पढ़ा लिखा कितना ही हो, कोई भी हो। ये बाद में चल के जब ये आंदोलन चला और फिर बाद के आके जो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो अनुसूचित जातियों के अंदर एक वर्ग के अंदर जो ये चेतना जागृत हुई, तब उसके बाद बदलता भारत है आज। लेकिन आप जब मुझसे पूछते हैं जी, तो मैं उस भारत का हूं जिस भारत में पिछड़ी जाति, दलित को जाने दीजिए, पिछड़ी जाति में यादवों को भी बिहार, उत्तर प्रदेश और उस एरिया में जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई यादव भी जनेऊ पहन ले
तो उसके जनों को ब्राह्मण सब मिलकर तोड़ देते थे और उसको सजा करते थे कि तुम जनेऊ क्यों पहना। मेरे पिताजी का जनेऊ तोड़ दिया था एक गांव में। लेकिन जनेऊ यादव पहनते ही क्यों थे? अगर उनकी परंपरा वो इतना क्यों अपनाना चाहते थे? ये ललक क्यों रही कि हम जनेऊ पहने? इसलिए कि जनेऊ पहनने वाले ऊंचा, अच्छा, इसलिए ललक जाए। और उनको था कि हम नीच क्यों, क्योंकि यादवों के अंदर जो कुछ लोग पैदा लिए, जब उनके अंदर चेतना जगाए कि तुम यादव हो, वंशी हो, चंद्रमा के वंश हो, क्षत्रिय हो, तुम चंद्रवंशी क्षत्रिय हो, तुम शूद्र नहीं हो, तो उनके अंदर ये चेतना जगी। और ज्यादा महासभा के लोगों ने और इसके अंदर कुछ नेता थे जो इन लोगों को जगाया। चलिए जी, तो डॉक्टर लोहिया ने इसको छेड़ा। अब उसके बाद आज देश जब आजाद हुआ, पहला संविधान निर्वाचित हुआ 52 में जी, उसी लोकसभा में काका कालेलकर कमीशन बनाया गया कांग्रेस के नेतृत्व में, सरकार के द्वारा। काका कालेलकर ब्राह्मण थे, बड़े कालेलकर उत्कृष्ट विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के बहुत निकट वाले थे। उनकी अध्यक्षता में काका कालेलकर कमीशन ने, पिछड़ा वर्ग आयोग नाम था, उस पर अपना रिपोर्ट दिया। सरकार ने कुछ नहीं किया। लोग हल्ला करते रहे, पिछड़े वर्ग के लोग, काका कालेलकर कमीशन लागू करो लागू करो लागू करो, नहीं हुआ। वो रिपोर्ट दबी रही। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब फिर समाजवादियों ने, कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल और हम सब थे, हम लोगों ने चौधरी साहब के पास जाके निवेदन किया। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। तो उन्होंने कहा, देखो काका कालेलकर कमीशन में बहुत कमी है, उससे कुछ नहीं निकलेगा, नया कमीशन बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों की राय से बिहार के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग के चेयरमैन बने, एमपी थे मधेपुरा से, और एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना, चर्चित मंडल आयोग वो बना। 80 में फिर सरकार बदल गई, लेकिन आयोग ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया था। इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि आयोग को भंग कर दे, लेकिन बिंदेश्वरी मंडल ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उनके साथ संपर्क किया, कहा कि आयोग का काम बहुत आगे चल गया है, रिपोर्ट कुछ लिखा भी रहा है, तो इसको पूरा होने दीजिए, लिखने से पहले सरकार की जो जैसी इच्छा होगी करेंगे। रिपोर्ट पूरा लिखा गया, सिफारिश वगैरह लिखा गया, लेकिन बिंदेश्वरी मंडल ने सरकार को दिखाने के बनिस्बत उस रिपोर्ट को संसद में लेकर दिया, क्योंकि सरकार मानेगी नहीं। तो अब वो रिपोर्ट जब आ गया तो हम लोग लड़ने लगे सब कि मंडल कमीशन लागू हो, मंडल कमीशन लागू हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी संसद के सामने, दे दी, संसद में लाया जाए, मंडल कमीशन लागू हो, मंडल कमीशन लागू हो, लेकिन लागू नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। तो जब बीपी मंडल की सरकार बनी है, वीपी सिंह की 90-91 में, तो उस समय समाजवादियों ने, रामविलास के, शरद यादव थे, हम लोग थे, बाकी जो लोग थे, रवि रे थे, सब लोगों के दबाव पर घटना ऐसी हुई, कुछ अपनी राजनीतिक, देवीलाल अब बीपी, वो तो सबको ही पता है, देवीलाल को पद मुक्त किया और उस समय आंदोलन तगड़े होने लगे, तो कहते हैं वीपी सिंह फिर ये हथियार के रूप में। कुछ भी हो, अरे किसी तरह सही नियत से नहीं हो, बुरी नियत से ही कोई अच्छा काम करे तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो काम अच्छा हुआ था, नियत सही हो या गलत हो, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो हुआ। और उस संसद में जब ये प्रस्ताव आया था, तो उस पर सरकार के तरफ से बोलने वाले में मैं पहला वक्ता था, सरकार के प्रस्ताव के समर्थन में। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस पे पहले वक्ता थे संसद में बोलने वाले आप? बीपी सिंह जब आरक्षण लागू किए और वो प्रस्ताव आया था, तो सरकार के उस प्रस्ताव के समर्थन में संसद में प्रस्तुत करने में मैं पहला वक्ता था। आपके पास उस समय क्या दायित्व था? कुछ नहीं, सांसद थे, पहला वक्ता मैं था। और जब मैं बोल के बैठा तो अडवाणी जी अपने सीट से आके मेरा पीठ थपथपाए, और अडवाणी जी जब बोले तो उन्होंने कहा कि आरक्षण के बारे में अब तक मैं नहीं इतना जानता था, लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव के भाषण के सुनने के बाद मुझे लगा कि आरक्षण क्यों आवश्यक है। और उन्होंने अपना, मतलब आपने कन्विंस कर दिया अपने तर्कों से, अपना देश, अपना जीवन जो उन्होंने लिखा है कि अपना जीवनी, उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ मेरे इस संबंध में लिखा है व्यापक विस्तार से।
तो मंडल कमीशन भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया, काका कालेलकर कमीशन लागू नहीं किया। बीपी सिंह जब ये प्रस्ताव किए तो उसके प्रस्ताव के विरोध में, आरक्षण के विरोध में कांग्रेस के तत्कालीन सदन के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी खड़ा होकर के 1 घंटा भाषण दिए कि आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए, इससे समाज में विकृति पैदा होगी। उन्होंने, उनका भाषण रेकॉर्ड है। चलिए, मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका कहना है कि राजीव गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के पक्ष में नहीं थे, विरोध में भाषण दिए थे। लोकसभा के अभिलेख मेरे को पढ़ ले लोग, मैं देश के युवा वर्गों, मैं कह रहा हूं देश के युवा वर्गों की अभिलेख में है, वो संसद में है, लोकसभा में है, वहां से कार्रवाई निकाल के पढ़ ले, सत्यापन कर ले। केवल मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत करे, सत्यापन कर ले। तब अब प्रश्न ये उठता है कि नेहरू जी ने लागू नहीं किया, पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की। इंदिरा जी के समय में पिछड़े वर्ग की उपेक्षा हुई। जब पिछड़े वर्ग को मंडल कमीशन में नौकरी में 26% का आरक्षण दिया गया, तब राजीव गांधी ने सदन में खड़ा होकर के इस प्रस्ताव का घनघोर विरोध किया। अब उसी वंश के राहुल गांधी इस आरक्षण की बात कर रहे हैं और उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो देश के युवा वर्गों को और सब लोगों को धारावाहिकता में, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी के, कांग्रेस के चरित्र में धारावाहिकता को देखे कि उनकी धारावाहिकता रही है पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष अवसर देने से वंचित कैसे रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि पिछड़ा वर्ग का आदमी जिस दिन राजनीतिक रूप से संगठित हो जाएगा चेतन, उसी दिन कांग्रेस की सत्ता जाएगी, और हुआ भी यही। तो आप जो बताते आ रहे हैं वो तो, जो कांग्रेस तो दलित ओबीसी की ही राजनीति करती आ रही है, उसको अपना वोट बैंक मानती रही है, और आपके हिसाब से कांग्रेस ने ओबीसी का भला नहीं किया, यही है। चलिए, जातिगत जनगणना पर जी। अब अनुसूचित जाति के बारे में उनकी दृष्टि थी, जोर देते थे, लेकिन अनुसूचित जाति में डॉक्टर लोहिया 2 कहते थे। एक है अनुसूचित जाति में पिछलग्गू, और एक है अनुसूचित जाति में तेजस्वी। डॉक्टर अंबेडकर उस तेजस्विता वाली धारा के नेतृत्व करते हैं, और वो कहते थे बाबू जगजीवन राम वो पिछलग्गू वाली राजनीति की धारा के नेतृत्व करते हैं। तो जगजीवन राम को कठपुतली के जैसे दिखाते रहे दलितों में, लेकिन जगजीवन राम को कभी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार जब जगजीवन राम एक बार बनना भी चाहे थे तो उनको नहीं बनने दिया। चलिए, तो जातिगत जनगणना पर बात हो रही थी। अब जो सरकार लेकर के आई है, इतने दिनों बाद अब जातिगत जनगणना होगी, ऐसी संभावना बन गई है। इससे दलित, ओबीसी, जो दूसरे कमजोर वर्ग हैं, उनका क्या लाभ होगा? देखिए, एक नारा लगता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो राहुल गांधी लगा रहे हैं जी, तो अब जो जातीय जनगणना होगी, तो एक था कि जातीय जनगणना हो, एक कुछ लोगों का विचार कि जातीय जनगणना हो, लेकिन वो सरकार के आंकड़े के लिए प्रयोग किया जाए, सार्वजनिक नहीं किया जाए। नरेंद्र मोदी इस राय के नहीं थे। नरेंद्र मोदी चाहते थे जाति जनगणना हो, सार्वजनिक भी हो, और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी हो, और इसके आधार पर सरकार के अंदर लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, ये बौद्धिक, हर क्षेत्र में कैसे इसका उपयोग किया जाए जिससे उन लोगों को, वंचित लोगों को बराबरी में अधिकार मिले, ये एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी बने। जी। लेकिन बहुत लोग चाहते थे कि नहीं, केवल सरकारी, जैसे 2011 में हुआ, जी जनगणना हुई लेकिन आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ। तो मेरा एक बीच में ये सवाल था कि अब जैसे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि 6% जो है वो सचिव स्तर पर, सचिवालय में, जो केंद्रीय सचिवालय में जिनके हाथ में मुट्ठी में सत्ता है, सत्ता चलाना है, वो ओबीसी वर्ग की 6% भागीदारी भी नहीं है। मतलब मान रहे हैं 94% के करीब भागीदारी सामान्य वर्ग की है। आप जो 60 की भागीदारी की बात कर रहे हो, अगर सामान्य वर्ग की महिलाओं को उनमें से हटा दें तो जो दलित, पिछड़ा, ये वर्ग है, इसको हम 60 से थोड़ा कम भी मान लें, 50 मान लें,
तो भी भागीदारी 6-7% के करीब है। जनगणना होने के बाद क्या हम मानेंगे कि हर स्तर पर उनकी भागीदारी जो आप बता रहे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सपना पूरा हो जाएगा? फिर आप देखिए, मैं फिर लोगों से कहूंगा, देश के युवाओं से, प्रश्न करने वाला व्यक्ति जो प्रश्न कर रहा है, पहले उस प्रश्न करने वाले की नीति, नियत, परंपरा और उसके कंसिस्टेंसी को देखे कि वो जिस परंपरा से आया है उस परंपरा वालों की दृष्टि क्या रही जी। आज जो अगर कोई सचिव बना हुआ है भारत सरकार में जी, तो भारत सरकार के सचिव तक पहुंचने के लिए जो आईएएस अफसर है, उस अफसर को अपनी करियर का कम से कम 15 साल, 20 साल, 25 साल लगा है। तो जो कोई आज पहुंचा है वो नरेंद्र मोदी के पहले जो लोग आईएएस अफसर बने थे उस कैडर में से पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे कि आज अगर सचिव नहीं बने हैं, पिछड़ी जाति के लोग सचिव स्तर पर नहीं गए हैं, हम लोग पहले पूछते थे, उसके लिए दोषी कौन है, पापी कौन, मनुष्य उसका? मैं तो दोषी मान लेता हूं, आपकी बात को बड़ी कर देता हूं। मैं तो भविष्य की संभावना को लेकर जानना चाह रहा हूं, क्या भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि ओबीसी का युग आएगा? आ रहा है, आंख के सामने है। युग बदला है लोकतंत्र का असली। लोक के द्वारा लोक के लिए लोकतंत्र है। लोक के लिए था, लोक के द्वारा था, लेकिन लोक का नहीं था। नरेंद्र मोदी के समय में लोक का बना है, इसलिए कि जंगल में रहने वाली, कंदमूल खाने वाली, बेल उबाल के खाने वाली, चटाई पर सोने वाली, एक जंगल में पल्ले बढ़ने वाली गरीब की बेटी आज भारत की राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। एक चौका बर्तन करने वाली गरीबनी, उस ओबीसी का बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री है। एक 6 एकड़ जमीन जोतने वाला जाट का बेटा, जिसका बाप खेत के मेड़ पर बैठ के, खाट पर बैठ के, हाथ पर ज्वार बाजरा की रोटी नमक प्याज के साथ खा के, लस्सी खा के धूल में धूसरित रहता था, वो आज उपराष्ट्रपति है। और एक वहाँ का महाराष्ट्र का एक दलित समाज का बेटा, अंबेडकर के राह पर चलने वाला भारत का मुख्य न्यायाधीश है। आज कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, इन तीनों जगह पर आज के पहले भारत में इसमें से किसी एक पद पर कभी सर्वोच्च न्यायालय में आए थे, आ गए होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर कहीं या प्रधानमंत्री के पद पर या उपराष्ट्रपति के पद पर इस तरह का समन्वय कभी नहीं हुआ था। तो आज जो हिंदुस्तान के अंदर ये रूपांतरण, जिसको मोदी कहता है रूपांतरण, अगर जंगल में रहने वाली, कंदमूल खाने वाली, बेर खाने वाली, चटाई पर सोने वाली गरीब आदिवासी की बेटी, लकड़ी बेच के गुजारा करने वाले समाज से वो अगर राष्ट्रपति बनती है, एक चौका बर्तन करने वाली पिछड़ी जाति का आदमी प्रधानमंत्री बनता है, तो आप महेश आप चाय बेचने वाला नहीं कहोगे? नहीं, एक महेश वैद्य जी, मैं चाय बेचना भी सबसे कम काम है, सबका जूठा धोना, बात बराबर है। तो महेश वैद्य जी, आज भारतवर्ष के अंदर 2 संस्कृतियों का टकराव है, जो गांधी जी कहते थे। गांधी जी ने कहा था अंग्रेज रह जाए लेकिन अंग्रेज की संस्कृति चली जाए तो मैं समझूंगा देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज चला जाएगा और अंग्रेज की संस्कृति रह जाएगी तो मैं मानूंगा कि देश आजाद नहीं हुआ, गुलामी रहेगी। अंग्रेज चला गया, अंग्रेज की संस्कृति है। तो आज भी कोट पैंट टाई टोप पहनने वाले, गर्मी में एसी में रहने वाले, जाड़ा में हीटर में रहने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी संस्कार, कांटा चम्मच से खाने वाले, 5 स्टार होटल में डिनर और लंच करने वाले, वहाँ बैठ कर के सेमिनार करने वाले, यह समाज, मैं चुनौती देके कहता हूँ, यह समाज, उस समाज को आज भी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जगदीप धनखड़ हो, चाहे वो गोगोई साहब बने हो, ऐसे समाज हैं जो समाज नकली भाषा भले बोल रहे हों, लेकिन उनको अंतर आत्मा से ये स्वीकार नहीं है, अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं है। चलिए, आपकी बातों से एक आपने कहा शूद्र,
हम तो फिर आपसे पुराना सवाल करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनकी ज़रूरत ही क्यों है? वर्ण व्यवस्था बनी हुई क्यों है? आज़ादी के इतने वर्षों बाद संविधान में इन चीज़ों का कहीं जिक्र नहीं है। देश संविधान से चलाना है, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? है ना, उसी संविधान ने अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात की थी ना। क्यों की थी? क्यों की थी? इसलिए एक है लोग जो बौद्धिक बहस करने वाले कि कहाँ है। ठीक बात है, जो ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले हिंदुस्तान के अंदर जो एक प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग हैं या कहीं पढ़े लिखे लोग विश्वविद्यालय वाले में लगे हुए एक साथ बैठे उठे खाने वाले हैं, वो खाने में पीने में उठने में बैठने में उनको नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर में आरक्षण के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों को संख्या के अनुपात में स्थान मिले, तो वही पैंट पतलून वाले जो कहते हैं जाति तो कहीं है नहीं, वो क्यों जाति के नाम पर विरोध करने लगते हैं? इसका मतलब समाज के अंदर एक नकली लोग हैं जो उदारता की बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं, संवेदना की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं वाणी से, लेकिन कर्म के अंदर, व्यवहार के अंदर, उनके अंदर ये गांठ कहीं ना कहीं आज भी बैठा हुआ है। मैं ही जब एमपी का चुनाव एक बार हार गया था 80 में, उसमें मैं हार गया, तो मेरे हारने पर ही मेरे गांव के एक बहुत ब्राह्मण की संख्या आबादी वाला है जो उस समय कांग्रेस के समर्थक थे, आज सब मेरे भाजपा के समर्थक हैं, उन लोगों ने लाउड स्पीकर लगा के 12 बजे रात में नारा लगाया, चरण गया चरवाही में, हुकुम देव हरवाही में, कर्पूरी गया ढलवाही में, 12 बजे रात में। तब उसके चारों तरफ जो यादव के गांव के लोगों ने सुना, पिछड़ों ने कहा कि साले हम वोट में हार गए तो तुम गाली दे दोगे। तो 12 बजे रात में कोई 500 1000 की संख्या में वो लोग लाठी हथियार के साथ गांव को घेर लिया कि हम वोट में हारेंगे तो हारेंगे, इसका मतलब हमारी इज्जत लूटोगे। तो सामाजिक चेतना आ चुकी थी, आ गई जागरण। तो आप इस बात से महेश भाई जी समझिए, सहानुभूति दिखाने वाले, संवेदना दिखाने वाले, नम्रता से बात करने वाले, उदारता दिखाने वाले की धारा बहुत पहले से भगवान बुद्ध के समय से चली आ रही, सब दिन से। चलिए, तो अब हम इसको समापन की ओर बढ़ाते हैं। हमारा अब इसमें सवाल एक ये रह गया है, आपकी बातों से जो आया है कि दलित पिछड़ों को सरकार और भी ज़्यादा अधिकार देगी, आने वाला समय ओबीसी का है, उनके अधिकार भी बढ़ेंगे। मोदी सरकार इस दिशा में आपके हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो जातिगत जनगणना का फैसला है, मोदी सरकार को तो सत्ता में आए 10 साल से भी ज़्यादा का समय होगा, अब क्यों लिया गया? इतने दिन क्यों चुप रहे? जब पहलगांव हुआ तो 25 मिनट का एयर स्ट्राइक हुआ। लोग कहे कि पहले क्यों नहीं हुआ? समय की बात, क्योंकि मोदी अगर ये बात को कहता तो जो लोग आज कह रहे हैं वही लोग इसके प्रबल विरोधी होते। तो ये रणनीति है, रणनीति। तो एक रणनीति के तहत राहुल गांधी से आवाज उठवाई गई। फिर आप राहुल गांधी को बीच में क्यों लाते हैं? हम क्यों उठवाने जाएंगे? अच्छा, किसने उठवाई? तो अब जाने राहुल गांधी, उनसे पूछिए कि वो जो ये आवाज उठाए थे उसे किसके कहने से उठाए थे। और हम इस प्रतीक्षा में थे तो क्योंकि मुलायम सिंह समाजवादी उठा रहे थे, लालू यादव उठा रहे थे और कई पार्टियां उठा रही थी, लेकिन कांग्रेस मौन थी। जब उनके साथ आवाज मिला के कांग्रेस ने भी इस बात को तेजी किया, हिंदुस्तान में जब खूब प्रचारित किया और ये कहने लगी कि मोदी कभी नहीं कराएंगे,